नमस्कार और आप सभी को स्वागत है रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज में। मैं आप ही का दोस्त मनोज आज फिर से हाजिर हूं और आज सीमांचल बहस में हम एक बहुत ही ज़रूरत जिसको हम लोग मानते हैं एजुकेशन के विषय में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और आज रेडियो सीमांचल के सीमांचल बहस में हमारे साथ अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहस में पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात भारत से आए हुए हैं नेपाल में। और वहाँ पारुल जो यूनिवर्सिटी भारत का बहुत ही चर्चित यूनिवर्सिटी है। हम आपको बता देना चाहते हैं पारुल यूनिवर्सिटी का डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग के तरफ से वहाँ है नीरज शाह जी आज हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम नीरज जी को आज का सीमांचल बहस में हम स्वागत करना चाहते हैं। नीरज जी, आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। जी, सबसे पहले आप बिरगज में आए हैं गुजरात बड़ोदरा से चल के। भारत हमारे पड़ोसी मुल्क है और बहुत सारे विद्यार्थी जो है आपके पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में जाके पढ़ते हैं। और भारत का और बहुत ही ढेर सारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ नेपाल का विद्यार्थी लोग जाते हैं। नेपाल में आए हैं। नेपाल में मैं आपको तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और बिरगज में भी आपको स्वागत करना चाहूँगा। क्या कहेंगे नेपाल का विद्यार्थी के लिए पारुल यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है, कितना सही है? सबसे पहले यही प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे नेपाल में और बीरगंज में वेलकम करने के लिए। मैं आपको बस थोड़ा चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेपाल और भारत का संबंध जो पहले से भी सुनते आ रहे हैं हम लोग कि एक बेटी और रोटी का रिश्ता है। चाहे वो शादी विवाह का चीज़ हो, चाहे कुछ सामान खरीदना हो या फिर इजीली खाना पीना से हो, पहनावा और आवा, सब कुछ इजीली एक्सेप्टेबल है। जो इंडिया और नेपाल का कल्चर आज से नहीं, हमारे जन्म से पहले से सारा चीज़ चलते हुए आ रहे हैं। और नेपाल आके मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि यहाँ का जो एक कल्चर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। अब जो आपने पूछा कि नेपाल के बच्चे भारत में जाके रहते हैं या फिर गुजरात में पढ़ते हैं या फिर बहुत सारे भारत के अन्य भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इंडिया आज के डेट में दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड का टॉप 5 पे पहुंच गया है। तो उस हिसाब से इंडिया एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं नेपाल के स्टूडेंट को कि आप लोग यहाँ पे आइए और अच्छे से अध्ययन करिए। अध्ययन करके एक अच्छे कॉलेज में पढ़ के एक डिग्री लेके आप अपने कंट्री में जाके आप अपने नेशन को, आप अपने सोसाइटी को, आप अपने गाँव पालिका को अच्छे से सर्व कर सकते हैं और एक काबिल इंसान बना के हम लोग उनको वापस भेजते हैं। हमारा मोटिव यही रहता है सर। अब जैसे कि इतना चीज़ आप बता रहे हैं, तो क्या है पारुल यूनिवर्सिटी में नेपाली विद्यार्थी का जो रुझान है पारुल यूनिवर्सिटी के तरफ क्या है? कितना हर एक साल कितना विद्यार्थी नेपाल का पारुल यूनिवर्सिटी में जा रहा है? और उन लोग को जो सही करिकुलम या सही कोर्स या अभी के जो युग 21वीं सदी का जो युग है, इस युग के मांग के हिसाब से जो कोर्स है वो प्रोवाइड हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है? ओके सर, बहुत सही सवाल आपने पूछा है हमसे। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि पारुल यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हुआ है। 2002 से एज ए इंस्टीट्यूट था, 2015 में जाके यूनिवर्सिटी बने हैं। 2015 से अभी 2025 में हम लोग बैठे हुए साथ में। आज के डेट तक पारुल यूनिवर्सिटी कंटिन्यूसली ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है। हर साल एक ग्रो करते जा रहे हैं। और आज के डेट में पारुल यूनिवर्सिटी में टोटल 56,000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। 56,000 मतलब कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है अगर हम सोचते हैं तो। उस हिसाब से सारे बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक वाइज, उसके पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होता है वो सब कुछ हम अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। इसी वजह से पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। और सेम चीज़ हम नेपाल के लिए अब बात करते हैं। नेपाल में हम लोग 2017-18 से स्टार्ट किया काम करना। एवरी ईयर रिपीटेडली 500 प्लस स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। 500 एडमिशन होने का मतलब ये होता है और हर साल आ रहा है कि पेरेंट्स को हम पे भरोसा है। उनके जो बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाते हैं, वहाँ पे सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। और जो वहाँ का सिलेबस है, जो अप टू डेटली जो आज के वर्ल्ड मतलब जो करंट सिनारियो है वर्ल्ड का, जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड का, उस हिसाब से हम लोग सिलेबस डिज़ाइन किए हैं। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो सिलेबस होता है, उनके रूल्स, उनके पॉलिसी के हिसाब से हम लोग वो सर्विस उनको प्रोवाइड कराते हैं सर। अब जैसे कि नीरज सर, एक आप इतना बात कह रहे हैं, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन विद्यार्थी, नेपाली जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के मन में और जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के भी दिल में, मन में जहाँ में एक ये बसा हुआ है यहाँ नेपाल में कि वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ का
भाषा, भारत विशाल है, गुजरात का भाषा क्या होगा, वहाँ का हॉस्टल में जो आप बच्चे लोग रहते हैं हॉस्टल का वातावरण क्या होगा, हॉस्टल में कैसा खाना प्रोवाइड किया जाएगा, और प्लस जो वहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, फिर नेपाल लौटने के बाद नेपाल की जो यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है या बहुत सारा नेपाल का यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी उस डिग्री को इक्विवेलेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या कितना कठिन होगा, ये भी आप थोड़ा स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत पेरेंट्स ये सवाल नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं होता है कि आने के बाद उनका डिग्री का इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पारुल यूनिवर्सिटी में पहले भी बोला था कि 56,000 स्टूडेंट होल्ड करते हैं और हमारे वहाँ पे टोटल 71 देश 71 प्लस नेशनलिटी के बच्चे रहते हैं। 71 देश के बच्चे को रखने का मतलब ये है कि उनके हिसाब से हम उनका फूड हो गया, उनका कल्चर हो गया और सारा चीज़ एडप्ट हो सके ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखे हैं। और मैंने सबसे पहले स्टार्ट करते हुए बोला था कि नेपाल और इंडिया का एक बेटी और रोटी का रिश्ता है, उस हिसाब से हम लोग का कल्चर सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप में है, तो खाना पीना में उतना दिक्कत नहीं आता है। फिर भी एक माँ के हाथ के जला हुआ रोटी भी अच्छा लगता है और मेस में रिपीटेडली सेम खाना मिले तो कोई भी इंसान बोर हो सकता है। जी जी। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट को जितना सेटिस्फेक्शन हो सके उतने अच्छा खाना प्रोवाइड कराया जाए। और हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि जो नेपाल के बच्चे हिंदी नॉर्मली बोल लेते हैं, वहाँ का जो मोड ऑफ स्टडी है वो हम लोग इंग्लिश में रखे हैं, और अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आते फिर उनको हम हिंदी में समझाते हैं, ताकि बच्चे अगर समझ सकता है तभी वो कुछ आगे कर सकता है। हम लोग पढ़ा दिए पर उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके जैसे कि बहुत बार ये है, हम आपको रोकना चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत बार हमने लोग क्या देखा है यहाँ नेपाल का विद्यार्थी लोग का एक कंप्लेन कहें या उसको एक आपके लिए सजेशन हम कहेंगे, विद्यार्थी लोग जैसे कि जो ये नर्सिंग में जा रहा है या बी फार्मा में जा रहा है या एम फार्मा करने के लिए विद्यार्थी लोग जो जा रहा है, वो या मेडिकल फील्ड में कोई भी मेडिकल फील्ड का या कोर्स हो, डिप्लोमा हो या जैसा भी कोर्स हो, वहाँ अध्ययन करने के बाद में फिर यहाँ पे भी आके एक मतलब नेपाल सरकार का जो है वो भी एग्जाम देना पड़ता है और उसमें सहभागी होने के नहीं मिलता है करके बहुत सारा यूनिवर्सिटी से विवाद में भी आया है। तो ऐसा क्या है, पारुल यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि नहीं है? सर हमारे वहाँ पे मेडिकल का बहुत सारे कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, इवन कि हमारे वहाँ पे MBBS MD का भी पढ़ाई होता है। बट उस पर ना जाके आपका जो क्वेश्चन मैं उस पर आंसर देता हूँ। पहले हम पेरेंट्स को यही बताते हैं कि अगर आप मेडिकल का, वो चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर हो या फिर मास्टर हो, आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, नेपाल शिक्षा मंत्रालय और नेपाल शिक्षा मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा आयोग एक प्रोसेस निकाले है कि अगर आप एब्रोड कहीं पे पढ़ने जाते हो तो पहले आप नेपाल गवर्नमेंट से एलिजिबिलिटी लेटर ले। एलिजिबिलिटी लेटर लेने के बाद आप NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर लो, ताकि उनको ये भी पता हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी नेपाल गवर्नमेंट के अंदर लिस्टेड है कि नहीं है। कल के डेट में जब हम वहाँ से पढ़ के आएंगे तो मेरा डिग्री का इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, मुझे लाइसेंस में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आज तक पारुल यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट पढ़ के आए और उनका डिग्री का इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारे एडमिशन चैनल पार्टनर है, कंसल्टेंट है, उनको पहले से हम लोग ये अवेयरनेस करके आए हैं कि आप लोग नेपाल गवर्नमेंट से सारे NOC क्लियर करा लो, सारे बच्चे का एलिजिबिलिटी ले लो, उसके बाद ही सर हम एडमिशन लेते हैं। इसके लिए हमारे बच्चे आज तक सेफ और सिक्योर है, कहीं पर उनको कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ है सर। तो फिर सर इतना बात सुनने के बाद नीरज सर, ये भी हमारे ये जो रेडियो सीमांचल का बहस और ये कार्यक्रम सुन रहा है, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लाइफ का एक पिलर है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे इसी से बच्चा लोग, पेरेंट्स लोग तय करता है। तो आप ये बता दीजिए कि पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, और नेपाल में आपका रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, बिरगज में कहाँ संपर्क करने से अच्छा होगा, और क्यों कंसल्टेंट मार्फत ही अच्छा से सोच के समझ के जाने के लिए भी विद्यार्थी लोग को कहाँ समझना पड़ेगा। और ये जो कॉस्ट जो है हेवी, यूनिवर्सिटी लोग बोलता है कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो क्या है पारुल यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है वो नेपाल का विद्यार्थी का या एक मध्यम क्लास का जो अभिभावक है उन लोगों के लिए है कि नहीं है? ओके
बहुत अच्छा सवाल सर आपका। मैं पहले भी मेंशन कर रहा था कि नेपाल से टोटल हम लोग का एवरी ईयर 500 एडमिशन होता है। तो 500 सिर्फ बीरगंज से नहीं होता है, सिर्फ जनकपुर से नहीं होता है, पूरे नेपाल से होता है। जी जी। हम लोग का हर एक मेजर सिटी में एक एडमिशन ऑफिस रखते हैं जो ऑथराइज होता है, जो नेपाल शिक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होता है, उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। और बीरगंज में नेसेंट एजुकेशन फाउंडेशन अपोजिट टू भवानी हॉस्पिटल हमारा ऑफिस है। वहाँ पे अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो वो वहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि इस कंसल्टेंसी के थ्रू क्यों जाए, डायरेक्ट नहीं जा सकता है क्या? ऐसा कंसल्टेंसी के थ्रू हम लोग इसलिए बोलते हैं जाने के लिए क्योंकि उनको एज अ सेकेंड गार्जियन मिल जाता है। कल के डेट में इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ पे जाके कुछ भी उनको दिक्कत हुआ, कुछ परेशानी हुआ तो उनके लिए कोई फाइट कर सकता है, यूनिवर्सिटी के साथ कुछ बहस कर सकता है। तो वो कंसल्टेंसी इज एज अ बैकबोन ऑफ द स्टूडेंट, बैकबोन भी उनको बोला जाता है। और जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पे भी ऑप्शन आता है, सेल्फ जा रहे हो या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो कंसल्टेंसी सेलेक्ट करना बेस्ट होता है। हाल ही में कहीं पे एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ था, तो अगर कंसल्टेंट के थ्रू गए होते तो एक्टिवली थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता अच्छे से। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग भी कंसल्टेंट के थ्रू आइए। अब बात करते हैं फ़ी के लिए। पारुल यूनिवर्सिटी में सर टोटल 71 प्लस कंट्री के बच्चे, हम लोग हर कंट्रीज वाइज फ़ी रखते हैं, बट सार्क नेशन में नेपाल आते हैं। नेपाल के लिए हम लोग एक एफोर्डेबल फ़ी रखे हैं बिकॉज ऑफ नेपाल का इकोनॉमिकली कंडीशन देखते हुए यहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादातर खेती किसानी करते हैं, ज़मीन बेच के हो या फिर ब्याज पे पैसा लेके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ताकि पेरेंट्स को उतना बर्डन ना आए और बच्चे को पढ़ा के उनका भविष्य अच्छा कर सकते हैं। इसलिए एक एफोर्डेबल फ़ी के साथ हम लोग नेपाल में आते हैं। और आपने तीसरा क्वेश्चन ये पूछे थे कि आपने यहाँ पे फ़ी बता दिया इतना पैसा लगेगा, वहाँ पे जाने के बाद बढ़ जाता है। वो कंडीशन नहीं आता है पारुल यूनिवर्सिटी में, ना आज तक आया है, क्योंकि हम लोग एडमिशन से पहले एक ऑफर लेटर देते हैं। जिस ऑफर लेटर में 4 इयर्स का सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको इतना पे करना है, सेकेंड ईयर में इतना पे करना है, थर्ड ईयर में इतना पे करना है, और उससे एक भी रुपया ज़्यादा आपका नहीं लिया जाएगा। वो एग्रीमेंट साइन करके हमारा डायरेक्टर का सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ मिलता है। सर एक ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए हमें पे गार्जियन और पेरेंट्स भरोसा करते हैं सर। लेकिन बहुत लोग तो ये कहता है कि आप लोग कहने के लिए तो कहते हैं, फिर विद्यार्थी वहाँ पे चले जाने के बाद बहुत ही सारा दिक्कत विद्यार्थी को उठाना पड़ता है। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में, भारत का एक यूनिवर्सिटी में एक जो घटना हुआ है, ये भी आप समाचार में देखे होंगे। पूरा एकेडमिक ईयर ही एक बहुत ही सारे बच्चों का एकेडमिक ईयर लापरवाही के कारण, एक यूनिवर्सिटी का गलती के कारण कहिए तो सारा बच्चा हॉस्टल छोड़ के सिक्योरिटी के कारण दिखाते हुए नेपाल लौट गए। तो ये चीज नेपाल यूनिवर्सिटी कितना मतलब गंभीर है कहें या कितना सीरियस है? सर जो घटना हुआ वो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का हम लोग भी निंदा करते हैं। वो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चाहे वो इंडिया का यूनिवर्सिटी हो फिर नेपाल का यूनिवर्सिटी हो, हर जगह हो सकता है। इंसिडेंट होना बड़ा चीज़ नहीं है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप उसको मैनेज करते हो, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। पर कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मिस मैनेजमेंट रहा, जिसके वजह से नेपाल के बच्चे सफ़र किए, उसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा, एम्बेसी का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा। अगर मैनेजमेंट अच्छे से उनको गाइड करते, प्रोटेस्ट का सोल्यूशन कभी प्रोटेस्ट नहीं होता है, उसको एक अच्छे बच्चे के साथ स्टैंड लेते, जो हुआ उसके लिए हम तुम्हारे साथ है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी एक्शन लिया जाएगा हम उसमें आप लोगों के साथ रहेंगे। बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसको जस्टिस मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। इसके संदर्भ में पारुल यूनिवर्सिटी अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा जो प्रेसिडेंट का विजन है कि हमारा जो बच्चा है वो सब कुछ है। अगर बच्चा ही सेफ सिक्योर नहीं रहेगा, बच्चे ही अच्छे से नहीं पढ़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी खोल के क्या फायदा। यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं, पर स्टूडेंट होने के बाद ही यूनिवर्सिटी बनता है, नहीं तो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता है। स्टूडेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी, और इसीलिए हम लोग वहाँ पे एक सेल बना के रखे हैं, जिस सेल का नाम है OIA, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। उनका काम होता है जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, नॉट ओनली वो दूसरे कंट्री का, चाहे वो नेपाली क्यों ना हो, नेपाल भी एज इंटरनेशनल आते हैं। नेपाल के बच्चे को कुछ भी दिक्कत हुआ, छोटा से छोटा एकेडमिक इशू से लेकर फाइनेंशियल इशू तक, उनके पास एक ऑप्शन रहता है ISFA, इंटरनेशनल स्टूडेंट फैकल्टी एडवाइजर, जो हम लोग हर एक डिपार्टमेंट वाइज रखते हैं। ये नहीं कि वो बच्चे को OIA ऑफिस आना पड़ेगा, वो 4 हफ्ते पहले कोई कंप्लेन करेगा फिर उसका कंप्लेन नहीं सुना जाएगा। हमारे वहाँ पे ऐसा पॉलिसी बना गया कि कोई भी कंप्लेन अगर ISFA के पास आए, विदिन 24 आवर उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है। इसलिए सर पेरेंट्स हम पे भरोसा करके अपने बच्चे को वहाँ पे भेजते हैं, और आप भी देखते हो कि आज तक तो ठीक है सर, पेरेंट्स आप लोगों को भरोसा करते हैं, यूनिवर्सिटी पे भरोसा करते हैं, बहुत
बहुत सारे यूनिवर्सिटी है भारत में। और नेपाल का विद्यार्थी हर साल एक, भारत का है तो मतलब नेपाल के विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही सहज और सुगम कंट्री के रूप में हम लोग लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारा विद्यार्थी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन नेपाली विद्यार्थी लोग के मन में अभी भी बहुत सारा डर बैठा हुआ है। और आप तो कहते हैं कि हम लोग जो कॉस्ट है वही लेते हैं, लेकिन बीच का जो है कंसल्टेंसी लोग, बहुत सारे कंसल्टेंसी लोग जो है नेपाली विद्यार्थी लोग को आप जो बताते हैं फी वो नहीं दिखाते हैं और एक्स्ट्रा फी विद्यार्थी से लेते हैं और विद्यार्थी को पता भी नहीं लगता है और बहुत विद्यार्थी ठगी में पड़ जाता है। इसके लिए भी आप लोग, अब जैसे कि आप तो डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर हैं, कैसे मतलब आप लोग मार्केटिंग करते हैं? विद्यार्थी को ये स्पष्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या कहीं कोई कंसल्टेंसी ज़्यादा पैसा अगर ले लिया तो उसको फिरता कराते हैं कि नहीं आप लोग? ओके सर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भी पहले भी मैंने मेंशन करा था कि हमारा जो भी एडमिशन पार्टनर है वो ऑलरेडी नेपाल गवर्नमेंट से, शिक्षा मंत्रालय से ऑथराइज है। और मुझे जहाँ तक पता है उनको मंत्रालय को विवरण देना पड़ता है कि हम शायद इतना स्टूडेंट इस साल भेजे, इतना स्टूडेंट इस साल भेजे हैं। और हम लोग ज़्यादातर ट्राई या क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट से खुद मिले, खुद काउंसलिंग करें। इवन तो कंसल्टेंसी काउंसलिंग करते हैं, उनको पारुल यूनिवर्सिटी लेकर आते हैं, हमारे कंसल्टेंट के जो पर्सन होते हैं वो लेकर आते हैं। वहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो हम लोग वहाँ पे पहले दिन में एडमिशन नहीं करते, पहले दिन में उनका हम ओरिएंटेशन प्रोसेस रखते हैं। उस ओरिएंटेशन प्रोसेस में जो कंट्री मैनेजर होता है, जैसे मैं नेपाल का कंट्री मैनेजर हूँ तो मैं सारे बच्चे से मिलूंगा। अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो हमारा जो नेपाल का टीम होगा वो वहाँ से मिलेगा और सारे बच्चे को पारुल यूनिवर्सिटी का फैसिलिटी दिखाया जाएगा, उनको हॉस्टल दिखाया जाएगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा। अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ सर वेल एंड गुड, मुझे जितना बोला गया था उतना ही पैसा लिया जा रहा है, एक भी रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जा रहा है, सारा चीज ओके है जैसे आपने बताया था, तभी हम जाके उनको बोलते हैं कि आप पेमेंट करो। जो फैसिलिटी है आप लोग तो वीडियो में बताते हैं, फी स्ट्रक्चर बताते हैं, वीडियो में फैसिलिटी बताते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद में वैसा जो वस्तु स्थिति वैसा है वैसा मिलता है नहीं, विद्यार्थी लोग का ये कहना है। यदि एडमिशन से पहले भी कोई विद्यार्थी अगर विजिट करना चाहता है कॉलेज तो क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन आता है, मुझे बहुत सारे क्लास में जाते हो तो पूछते हैं कि सर आप लोग वीडियो में तो कुछ भी दिखाते तो वहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। बट पारुल यूनिवर्सिटी के पास जो है हम वही दिखाते हैं। मैंने मेंशन करा था कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसलिए रखते हैं कि आप वहाँ पे आओ, आप एडमिशन मत लो, कंफर्मेशन मत लो, कुछ भी मत लो, आप गुजरात आओ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी विजिट करो। जितना चीज़ हम बोले हैं, अगर आपको वहाँ से 1% भी अप्स एंड डाउन्स लगता है आप एडमिशन मत लो। 1% भी अप्स एंड डाउन्स लगता है आप हम पे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने ऐसा बोला पर ऐसा नहीं है। इतना तक ट्रस्ट हम पेरेंट्स पे या फिर बच्चे पे रखते हैं कि अगर मेरा बोला हुआ वर्ड में से 1% भी अप्स एंड डाउन्स हुआ तो आप कैंसिल करा के आ सकते हो। अगर आप 5,000 10,000 पेमेंट किए, वो पेमेंट रिफंड कराने का जिम्मेदारी हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज में हम जोड़ देना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हम लोग को आके बोलते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे और दूसरा बहुत सारा यूनिवर्सिटी के विषय में कंप्लेन हमारे पास आया है। वो लोग बोलता है कि वहाँ जाने के बाद जो मेन चीज है एजुकेशन, जो पढ़ाई अच्छी होना चाहिए वो रहता है नहीं, और सीनियर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वही पढ़ाते हैं लेक्चर बन के, और प्रोफेसर लोग वैसा मिलते नहीं है। टॉप लेवल का जो प्रोफेसर आप लोग कहते हैं कि टॉप लेवल का प्रोफेसर हम लोग देंगे या अच्छा लेक्चरर टीम रखेंगे, फैकल्टी मेंबर रखेंगे, वैसा नहीं होता है। पारुल यूनिवर्सिटी में वैसा होता है कि नहीं होता है? ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पारुल यूनिवर्सिटी NAC A++ ग्रेडेड है। NAC A++ का मतलब क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी जिसका एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, उसका सारा रिजल्ट लास्ट 5 ईयर्स का सब कुछ देखते हुए उसको एक एग्रेडेशन मिलता